चलो भाई, आज की क्लास में हम एक तो ऊष्मागति की और एक आयनिक साम्य जहाँ तक हो गया ना उनके क्वेश्चन आपको हल करने हैं। सभी के पास रफ कॉपी और पेन, फिर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बता। देखिए पहला क्वेश्चन है ऊष्मागति की। क्या कह रहा है? किसी समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? ये होगा पॉजिटिव, होगा नेगेटिव, होगा या इनमें से कोई नहीं। हमें पता है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन केवल और केवल, बताओ, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन केवल और केवल है किस पर निर्भर करता है? केवल ताप पर निर्भर। इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो देखिए। ये हमेशा कहाँ परिभाषित होती है? स्थिर आयतन पर। तो बताओ देखिए, स्थिर आयतन पर ये ऊष्मा परिभाषित होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल ई बराबर एन सी वी डेल्टा टी। आज इसका मान कितना हो गया? डेल्टा टी का मान। ये क्या होता है? अंतिम माइनस प्रारंभिक ताप। बाद में भी कितना है? टी। पहले भी कितना है? टी। तो बताओ क्या यार है? जीरो। अगर ताप में परिवर्तन ही जीरो है तो बताओ आंतरिक ऊर्जा भी क्या होगी? जीरो। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। चलो अगला देखो, अगला पढ़ो देखिए। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन और निकाय द्वारा किए गए कार्य में क्या संबंध होता है? याद करो देखिए, डेल एच डेल ई और कार्य में क्या संबंध होता है? बोलो देखिए क्या संबंध होता है? बताया था ना क्या संबंध होता है? याद करो, डेल एच बराबर डेल ई प्लस क्या था? पी डेल वी। एक तो ये फॉर्मूला था। इसी को आदर्श गैस समीकरण से आगे क्या लिखा गया था? डेल एच बराबर डेल ई, इसकी जगह डेल एन जी आर टी, इसको ऐसे लिखा गया था। इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका है? डेल एच एंथैल्पी में परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा के मध्य क्या संबंध होता है उसका क्या है ये फॉर्मूला। इस पर 2-3 प्रकार के क्वेश्चन हमने किए थे। डेल एच ज्यादा होगा, डेल ई ज्यादा होगा, और जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल एन जी जीरो आ जाए उनके लिए एच बराबर क्या होता है? डेल ई। क्या है रे? अभिक्रिया के दौरान एंथैल्पी में परिवर्तन। ये क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। क्या है? डेल एन जी। गैसीय उत्पादों के मोल माइनस गैसीय अभिकारकों के मोल। अगला पढ़ो देखिए क्वेश्चन ध्यान से सभी। हाँ, अब पढ़ो देखिए क्या कह रहा है। डेल एच बराबर डेल ई प्लस डब्ल्यू, ये सही है रे? देखो देखिए, ये सही है क्या? हमने क्या पढ़ा? डेल एच बराबर डेल ई प्लस कार्य। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला सही है? पहला ही सही। अगला पढ़ो देखिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल कॉपी में करवाया था, आपको फिर कॉपी में देखिए पढ़ो। एक आदर्श गैस के 1 मोल का 300 केल्विन ताप पर वायुमंडलीय दाब इतना है, जैसे इतना कर दिया गया। अगला क्या कह रहा है? समतापीय प्रसार में किया गया कार्य क्या होगा? इसका नुकसान अगले ने दे दिया कितना? 2। हमें पता है कि एक हमने पढ़ा था, कोई भी आदर्श गैस हो और आदर्श गैस का समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो कार्य का फॉर्मूला था, बताओ वो फॉर्मूला क्या है? बोलो देखिए सभी, क्या था कार्य? -2.303। क्या था बोलो? nRT log बेस 10 V2 अपॉन V1। यहाँ क्या है? P1 अपॉन P2। अब बोलो देखिए कार्य कितना आएगा? बताओ, माइनस का माइनस 2.303, एन का मान कितना दिया रे? अगले ने बोला था ना कितने मोल है? 1 मोल है। अब देखो रे, अगले ने 1 मोल दे दिया, आर का मान कितना दे दिया? 2। टी कितना है? 300 केल्विन। ये 300। बताओ क्या है? लॉग बेस 10। पहले कितना था? 10। बाद में कितना हो गया? 1। इसका मान तो कितना हो गया? 1। अब करो देखिए गुणा, कितना हुआ? 3 दूनी 6। ये 600 गुणा क्या कर देंगे? 2.3। करो गुणा देख, 36 18 6 दूनी 12 13। कितने के बाद पॉइंट है? 1 के बाद। और अभी भी गुणा में कौन है? 100। अब बताओ ये क्या बन जाएगा? 1380। अब देखो देखिए आंसर क्या आएगा। है क्या ऐसा ऑप्शन? लगभग क्या है? 1381.8। क्योंकि हमने क्या मान लिया था? यहाँ केवल 2.3 ही मान लिया था।
आगे भी तो है ना मान। अब बताओ आंसर क्या आया, आंसर आया सी। एक काम करो, इस क्वेश्चन को कॉपी में लिखो। यहाँ आयतन की भी जानकारी दे रखी होती है और यहाँ दाब की भी जानकारी दे रखी होती है। हमने दोनों फॉर्मूले लिखे, हमने दाब के पदों में भी फॉर्मूला लिखा समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य का, और आयतन के पदों में भी लिखा। और ऐसे क्वेश्चन आईसीआर में तो बहुत ज्यादा आते हैं। ऐसे हिंट लिख लो, ऐसे क्वेश्चन में जब समतापी प्रसार के दौरान कार्य पूछे तो कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, बस वो फॉर्मूला लगाना मेन बात है। ये कर लिया, वो अगला पढ़े क्या कह रहा है। एक अभिक्रिया दे रखी है, अमोनिया का वियोजन हो रहा है, दो गैस बन रही है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगला पूछ रहा है डेल एच माइनस डेल ई का मान कितना होगा। बोलो देखिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एच बराबर डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी। अब देखो देखिए अगला क्या कह रहा है, यहां पर तो कितने मोल है, 2, यहां कितने हैं, 4। पहले ये देखो, बताओ देखिए, पहले तो डेल एच और डेल ई में संबंध क्या होता है, डेल एच बराबर डेल ई डेल एन जी आर टी। अगले ने क्या कर दिया, इसको लिया है इधर, तो बताओ क्या बन गया, डेल एच माइनस डेल ई बराबर क्या है, डेल एन जी आर टी। बताओ डेल एन जी कितना, अरे इधर कितने थे, 4, इधर कितने हैं, 2, 4 में से 2 गए तो -2 गुणा, बोलो देखिए। अच्छा, इसके तो कितने हैं, 4 और इसके कितने हैं, 2, तो कितना है प्लस का 2। आगे बोलो, आर का मान क्या मान ले, अगर कैलोरी में पूछता तो 2 और किलो जूल वगैरह में पूछे तो 8.314। टी कितना है, ताप हमेशा केल्विन में रखना है, कितना दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना ऐड करना पड़ेगा 273, कितना आया रे 300 केल्विन। रखो ये मान। अब पहले ये देख लो अगला क्या पूछ रहा है, ऑप्शन क्या दे रखा है, पढ़ो देखिए। ऐसा ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन तो क्या हो गए कैंसिल, यहाँ क्या दे दिया -2 -2 -2, आएगा क्या +2। देख लो 8.314, यहाँ कितना 300 और यहाँ कितना है 2। आंसर कितना आया, बताओ आंसर कितना आया, आंसर आया डी। देखो सभी, कुल मिला के अभी तक उष्मा गतिकी में हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक तो उष्मा गतिकी का प्रथम नियम डेल ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, उस पर आधारित हमने क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एंथैल्पी में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और कार्य के मध्य संबंध का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला अपने को आना चाहिए। इसका यूज कैसे होता है, इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है मेन बात। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, पढ़ो देखिए। इस अभिक्रिया के लिए डेल ई बराबर डेल एच है, जिस अभिक्रिया के लिए गैसीय उत्पादों के मोल गैसीय अभिकारक के क्या है, एक समान। कहाँ है देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो नहीं। यहाँ 2 मोल है, यहाँ कितने मोल है, 3 मोल, यहाँ भी नहीं। यहाँ गैस के अभिकारक के भी 2 है, उत्पाद के भी 2 है, तो आंसर क्या जाएगा सी। इसे पहचानना आना चाहिए। पढ़ो देखिए क्या कह रहा है, हमने पढ़ी थी ना एंथैल्पी, बताओ देखिए एंथैल्पी के बारे में गलत कथन कौन सा है। पहला पढ़ो, ये एक अवस्था फलन है, हाँ फलन तो होते ही कौन कौन है, कार्य और उष्मा, तो एंथैल्पी क्या है, एक प्रकार का अवस्था फलन, ये बात तो सही। अगला पढ़ो, ये सघन गुण है, नहीं ये तो गलत हो गया। सघन गुण तो कौन सा होता है, इंटेंसिव तो क्या होता है, जो आंतरिक पदार्थ के आंतरिक गुणों पे निर्भर करे। बोलो, अपवर्तनांक है, गलनांक है, कवतनांक है, घनत्व है, विशिष्ट उष्मा है। ये बात ही क्या हो गई रे, गलत। अगला पढ़ो, परिवर्तन के उपयोग में लाए गए पथ के प्रति ये क्या होता है, स्वतंत्र, ये बात तो सही है, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया की उसका हकीकत में होती क्या है, एंथैल्पी। पढ़ो, का मान मूल निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, बाह्य गुण है, क्या है, बाह्य गुण। अगला पढ़ो,
क्या कह रहा है अगला, आइसोकोरिक बोले तो सम आयतनिक प्रक्रम के दौरान इसमें परिवर्तन बताया था ना, 4 प्रकार के प्रक्रम, पहला समतापीय, फिर समदाबीय, फिर सम आयतनिक, फिर क्या बताया था, रुद्धोष्म प्रक्रम। बताओ देखिए, अरे जब आयतनी एक समान हो गया तो आयतन में परिवर्तन क्या आएगा, ये क्या होता है डीवी, अंतिम माइनस है प्रारंभिक, अंतिम भी क्या है वी, प्रारंभिक क्या है वी, तो क्या हो गया यार जीरो, और जहां डीवी जीरो आता है वहां कार्य भी क्या आता है जीरो। अब देखो देखो ऑप्शन, बताओ क्या जीरो होगा, डीपी तो जीरो होगा ही नहीं, क्या जीरो होगा डीवी जी। इतनी आसान क्वेश्चन। अगला पढ़ो, आंतरिक ऊर्जा किसका उदाहरण है रे, बता दे, पथ फलन का या फिर अवस्था फलन का, अवस्था फलन का। अगला पढ़ो, इन मात्राओं में से कौन सा एक सघन गुण है, नहीं एंथैल्पी भी नहीं है, मास भी नहीं, आयतन भी नहीं है, ये कौन है, द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व है। अगला पढ़ो, यहां से उष्मा गतिकी से एक क्वेश्चन पक्का आता है हर एग्जाम में, पढ़ो देखिए क्या है, कौन सा सघन गुण नहीं है, बताओ देखिए, सघन गुण नहीं है, क्या नहीं है रे, आयतन नहीं, एक बार बताओ, दाब, दाब एक वायुमंडलीय दाब क्या है, फिक्स है वो, घनत्व है, और ताप, एक बार दोबारा लिख लो इनको, लिखो यहाँ, एक तरफ तो लिख लो इंटेंसिव सघन गुण, और एक तरफ लिख लो बाह्य गुण या विस्तृत गुण, एक्सटेंसिव गुण। ये तो किस पर निर्भर करते हैं रे, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ कैसा काम लिया है, और ये प्रदर्शित करते हैं पदार्थ की मात्रा पर, ये पदार्थ की मात्रा पर। इधर तो क्या क्या आएगा रे, किसी पदार्थ का जैसे अपवर्तनांक है कांच का पानी का, जैसे गलनांक है, गलनांक और क्वथनांक एक प्रकार के क्या है ताप, इसलिए ताप भी यही आता है। घनत्व हुआ जो किसी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। विशिष्ट उष्मा हुई, विशिष्ट उष्मा, ऐसे ही दाब हुआ, ऐसे ही क्या हुआ ताप हुआ। इधर देखो जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा, जैसे एंथैल्पी, जैसे एंट्रोपी, जैसे गिब्स की मुक्त ऊर्जा, ऐसे ही द्रव्यमान है एम है, जैसे आयतन है, ये सब है। कौन से गुण इंटेंसिव होते हैं और कौन से गुण एक्सटेंसिव होते हैं, ये हमें याद भी हो गया। अब ये तो किस पर है निर्भर है, पदार्थ की मात्रा पर, और ये किस पे है, पदार्थ की प्रकृति पर। बात ये भी सोच, द्रव्यमान और आयतन का अनुपात तो क्या है घनत्व है, वो तो क्या है सघन गुण, ये दोनों क्या है बाह्य गुण। अगला पढ़ो देख, पढ़ो, तो बहुत आसान है, कौन सा अवस्था फलन है ही नहीं, डेल एस है, डेल जी भी है, डेल एच भी है, डेल क्यू नहीं है। अगला पढ़ो, ये कितना आसान है देखो, रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान क्या कथन सत्य है, क्या रे, रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान उष्मा का आदान प्रदान होता ही नहीं, तो क्या जीरो होगा, डेल क्यू जीरो, क्या तो होगा जीरो। कार्य समय आयतनिक प्रक्रम में, ये कहाँ जीरो होगा, समय आयतनिक प्रक्रम। अगला पढ़ो, कौन सा अवस्था फलन है ही नहीं, आंतरिक ऊर्जा भी है, एंथैल्पी भी है, एंट्रोपी भी है, कार्य नहीं है। धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन हल करने से पड़ता है, फिजिकल में चैप्टर हार्ड है, इजी ज्यादा से ज्यादा हल करोगे ना ऑटोमेटिक चैप्टर बहुत इजी लगेगा। देखिए पढ़ो, इनमें से सघन गुण है, पढ़ो देखिए, द्रव्यमान भी नहीं है, आयतन भी नहीं है, एंथैल्पी भी नहीं है, क्या है पृष्ठ तनाव, अलग अलग पदार्थ का पृष्ठ तनाव क्या होता है अलग अलग। अगला पढ़ो, ये आया था जेट 2020 में, पढ़ो देखिए, उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए कौन हमेशा ऋणात्मक है, अभिक्रिया उष्मा शोषी होगी या उष्माक्षेपी, किसके आधार पर बताया जाता है, डेल एच के आधार पर। इसका मतलब है अगर एंथैल्पी में परिवर्तन, डेल एच में परिवर्तन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उष्मा क्या हो रही है अवशोषित, बोले तो कैसा प्रक्रम उष्मा शोषी। अगर अभिक्रिया के दौरान उष्मा क्या हो रही है बाहर निकल रही है, इसका मतलब कौन सा प्रक्रम है उष्मा क्षेपी। बताओ देखिए अगला,
बहुत अच्छा है, पढ़ो देखिए। स्थिर ताप व दाब पर दी गई रासायनिक अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है? अब बताओ, अभिक्रिया ये दे रखी है, उत्पाद का गैसीय मोल तो 1 है और अभिकारकों का कितना है? 1.5, बोले तो 3/2। अब बताओ देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है डेल एच अभिकारकों की अवस्था पर निर्भर। पहले ये देख लो क्या तो अधिक है क्या कम है। पहले बताओ डेल एन जी कितना, बोलो। 1 माइनस 3/2, बोले तो कितना आ रहा है? माइनस का आधा। और जहां डेल एन जी का मान क्या आ गया? ऋणात्मक। इसका मतलब यहाँ क्या ज्यादा होगा रे? डेल ई ज्यादा होगा किससे? डेल एच। अगर डेल एन जी का मान 0 से ज्यादा आता, इसका मतलब अब क्या ज्यादा होता है? डेल एच ज्यादा होता किससे? डेल ई से। एक रासायनिक साम्य में भी पढ़ा गया था, केपी व केसी में संबंध, वहां भी यही बताया था। डेल एन जी का मान 0 से ज्यादा है तो केपी ज्यादा होगा केसी से। डेल एन जी का मान क्या है? 0 से कम, तो क्या ज्यादा होता था? केसी। पढ़ो देखिए, बताओ कौन सा ऑप्शन है? अगला पढ़ो। एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा के बीच में कौन सा संबंध सत्य है? डेल एच बराबर डेल ई प्लस पी डेल वी, डेल एच बराबर डेल ई प्लस एन आर टी, डेल एच बराबर डेल ई माइनस पी डेल वी और डेल ई बराबर डेल एच माइनस पी डेल वी। क्या सही है रे? बताओ कौन सा कथन सही है? ए सही है, डेल एच बराबर डेल ई प्लस पी डेल वी सही। यहाँ क्या आता? डेल एन आता। अगला यहाँ क्या आता है? प्लस आता, और ये यहाँ आता और ये वहां जाता। अगला पढ़ो। किसी गैसीय अभिक्रिया में एंथैल्पी में परिवर्तन डेल एच है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो तो एक गैसीय अभिक्रिया के लिए और क्या हो सकता है? चारों ऑप्शन को बताओ। डेल एच डेल ई से ज्यादा हो सकता है, डेल ई डेल एच से ज्यादा हो सकता है, डेल एच डेल ई के बराबर भी हो सकता है। पढ़ो देखिए पहला ऑप्शन, डेल एच डेल ई से हमेशा क्या होता है? बड़ा। ये तो क्या हो गया? गलत। अगला पढ़ो। डेल ई अगर डेल एच से ज्यादा है, ये कब संभव है? जब उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारक के मोलों की संख्या से अधिक हो। नहीं है, अगर उत्पाद के मोल ज्यादा होंगे तो क्या ज्यादा आएगा? डेल एच ज्यादा आएगा डेल ई से। अगला पढ़ो। डेल एच डेल ई से हमेशा कम होता है? नहीं। पढ़ो देखिए, डेल ई डेल एच से क्या है? ज्यादा। ये कब संभव है? जब उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारक के मोलों की संख्या से क्या हो? कम। एग्जाम में से का मतलब पूरे अब तक हमने उसको गति की दो ही फॉर्मूले काम। प्रथम डेल ई बराबर क्यों, ये क्या काम आ रहा है? डेल एच बराबर डेल ई प्लस पी डेल वी। कितने कह रहा है? माना कि अभिक्रिया ये दे रखी है, अमोनिया के निर्माण की तापदाब है डेल एच और डेल ई अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी व आंतरिक ऊर्जा में कौन सा व्यंजक सही है? बताओ। पहला सही है। पढ़ो देखिए, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए देखना है तो पहले क्या देखना पड़ेगा? डेल एन जी। डेल एन जी कितना? 2 में से -4 गया तो कितना आया? -2। तो मतलब क्या ज्यादा है? डेल ई डेल एच से ज्यादा है। बताओ देखिए कौन सा ऑप्शन है? तीसरा। पढ़ो, कौन सा समीकरण सही है? बताओ देखिए, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, डेल ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, यही तो होता है उष्मागतिकी का प्रथम नियम। उष्मागतिकी का प्रथम नियम ये है, आंतरिक ऊर्जा कार्य उष्मा के बीच में संबंध क्या होता है? आज यहाँ डेल की जगह क्या काम में ले रहा है? डेल यू काम में ले। मैंने बोला ये क्या है? आंतरिक ऊर्जा। अब पढ़ो। एक अभिक्रिया है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है CO2 के लिए, बताओ एंथैल्पी में परिवर्तन। ये तो रासायनिक साम्य में चैप्टर में आपको सिखाया था कैसे पहचानना है। क्यों भाई? हाँ, यहाँ CO2 का क्या हो रहा है? निर्माण। इसका मतलब क्या होगा रे? किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक के अणु आपस में क्रिया करके क्या बनाए रहे? उत्पाद बनाए। और जिनमें उत्पाद का क्या होता है? निर्माण। वहां क्या होता है रे? वहां अभिक्रिया होती कौन सी है? उष्माक्षेपी। और उष्माक्षेपी के लिए डेल एच का मान क्या आता है रे? नेगेटिव। अब देखो देखिए,
क्या आएगा आंसर? ऋणात्मक। अगला पढ़ो, ये सेम पहले भी आया था क्वेश्चन, पढ़ो देखिए। 1 मोल आदर्श गैस को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 10 लीटर आयतन से 20 लीटर आयतन करने पर उत्क्रमणीय प्रसार में कार्य क्या होगा, अर्घ में क्या होगा? बताओ देखिए आंसर, इधर देखो। हाँ, पहले तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, बोलो फटाफट। -2.303 nRT। यहाँ आयतन दे रखा है तो V2/V1। बताओ, ये तो है ही 2.303, तो n कितना दिया? 1। r का मान कितना? बताओ देखिए, r का मान अभी रख लेते हैं अपन 2, लेकिन अगले ने अर्घ बोला है ना, तो आपको पता है 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? 10⁻7। ये अपनी याद रखना, हालांकि ऐसा आता नहीं। अब देखो देखिए, मैंने यहाँ रख दिया 8.314। ताप कितना है? 25 डिग्री में कितना ऐड करना पड़ेगा? 273। कितना आया? 5 और 3 8, 7 और 2 9, कितना आया? 298 गुणा log बेस 10। अब बताओ आयतन यहाँ क्या आता था? V2 कितना हो गया? 20। ये कितना था? 10। कितना आया रे? log 2 का मान कितना होता है? 0.3010। बोलो क्या आया? -2.303 8.314 गुणा 298। यहाँ कितना आ गया? 0.3010। अब देखो देखिए, ऐसा ऑप्शन से चेक करना अपने को। बताओ, अगले ने आर का मान रखा 8.3, बताओ ये हो सकता है क्या? 200? ये तो नहीं होगा। ये देखो देखो, 96 10⁻7 8.2 और log 2। ये ऑप्शन क्या है रे? बिल्कुल, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगला पढ़ो देखिए। बताओ देखिए, बताया था स्थिर आयतन पर उष्मा, कौन सी उष्मा होती है? आंतरिक ऊर्जा। मैंने 2 बताए थे, एक तो बताया था डेल एच और एक बताया था डेल ई। ये उष्मा परिभाषित होती है कहाँ? स्थिर दाब पर, और ये उष्मा परिभाषित होती है स्थिर आयतन पर। इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा तो एक प्रकार की क्या है? QV, और ये एक प्रकार की क्या है? QP। क्योंकि एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है? स्थिर दाब की उष्मा, और डेली क्या होती है? स्थिर आयतन की उष्मा। देखो ये हम आयनिक साम में जितना पढ़ लिए ना, वहां तक देखो। पहचानो, पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं ना, विद्युत अपघट्य और विद्युत अनपघट्य। ऐसा यौगिक या पदार्थ जो जिसको किसी विलायक में डालने पर उसका वियोजन, वहां से आयनों का निर्माण हो, ऐसे यौगिक को बोलते हैं विद्युत अपघट्य। ये अगला पूछा है विद्युत अनपघट्य। बताओ, NaCl तो आयनों में टूट जाएगा, ये Cl2 भी आयनों में टूट जाएगा। एसिटिक अम्ल का तो हमने वियोजन करवाया ही था। हालांकि ये क्या है? वीक एसिड। ये कौन है? सुक्रोज। मैंने लिखवाया था ना, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया। ये ऐसे यौगिक होते हैं, ऐसे विद्युत अनपघट्य होते हैं जिसको पानी में डालने पर इनका वियोजन होता नहीं। आएगा तो एग्जाम में ऐसे आएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? आज ही बताया था। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलो। NH4OH क्या होता है? वीक बेस। चाहे वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो, ये होते क्या है रे? दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब पहचाना देखिए, आंसर पहचानो देखिए, क्या है रे? प्रबल विद्युत अपघट्य। क्या है रे? दुर्बल विद्युत अपघट्य। अगला पढ़ो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। कोई वीक क्यों होता है? क्या कारण है? कोई अम्ल और क्षार वीक होने का क्या कारण है? आपको पता है? कौन प्रबल होगा, कौन सा विद्युत अपघट्य दुर्बल होगा, ये बताया जाता है आयनन की मात्रा से। बताओ देखिए, इसका वाष्प दाब कम होता है, ये कम आयनीकृत होता है, ये किसी धातु का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड नहीं है, इसका घनत्व कम होता है। बताओ क्या आंसर जाएगा? कौन सा विद्युत अपघट्य प्रबल है और कौन सा दुर्बल है, ये बताया जाता है आयनन की मात्रा से। यदि एक तो रोटी कमल है, इसका विलयन इतना है और ये इतना % वियोजित होता है, तो बताओ अम्ल का आयनन स्थिरांक क्या होगा? बताओ, किसी का भी आयनन स्थिरांक पूछा जाए, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, क्या फॉर्मूला होता था रे? K = C⁴। ये कितना है रे? ये देखो देखिए कितना है? 1। ये देखो C1 है। अल्फा कितना है? 0.01। इसको किस में बदलना है?
इनमें तो क्या लगा दिया 10 की पावर -2, इसका क्या हो गया है स्क्वायर। अब बताओ कितना आया, ये अभी 10 की पावर -2, ये भी कितना है 10 की पावर -2, ये कितना हो गया रे -4। इसका क्या करोगे रे, स्क्वायर में घाते हमेशा क्या होती है ऐड। कितना आया रे 10 की पावर, पहचानो देख पहला ही है, क्या आया 10 की पावर माइनस। अब पहचानो देखे, प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है यूरिया है क्या, ये तो अपघट्य ही नहीं है, ये तो विद्युत है अनपघट्य है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं, ये तो क्या है वीक बेस। शर्करा भी नहीं, कौन रहे सोडियम एसीटेट, ये क्या है सोडियम एसीटेट है क्या, दुर्बल अम्ल का परबल क्षार से बना हुआ लवण। और ये तो सदैवी क्या होते हैं परबल। जो पहली बार सीख रहा है ना उसको थोड़ा जोरा आएगा जरूर। अगला पढ़ो देख, ऐसा आज ही करवाया था। और तो फॉर्मूला क्या आया था अभी, A बराबर C अल्फा स्क्वायर, कोई भी दुर्बल स्पीसी हो उसके आयनन इस तरह का फॉर्मूला क्या होता है A बराबर C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा क्या आएगा, आज ही बताया था, अल्फा बराबर या तो रूट के A अपॉन C या रूट के B अपॉन C। यहाँ क्या दे रखा है अमल, तो क्या आ गया Ka। पढ़ो, आयनन की मात्रा में वृद्धि होगी, कब होगी, A की सांद्रता में वृद्धि करने पर, मिलियन में और अधिक पानी मिलाने पर क्या होगा, अंतराणविक आकर्षण बल क्या हो जाएगा कम। क्या कर, ताप घटाकर नहीं ताप बढ़ाकर, क्योंकि ये क्या होता है उष्मा शोषी प्रक्रम। दुर्बल और प्रबल दोनों दे रखे और क्या बोल रहा है अनंत तनुता। अब देखना का क्या मतलब होता है, बस 1 मिनट की बात है, देखना 1 मिनट। एक तरफ मैंने दे दिया वीक और एक तरफ दे दिया स्ट्रॉन्ग, इसका तो पहले से ही 100% आयनन होता है। अब एक तुम ये बताओ, इसके पात्र का आयतन भी 5 लीटर है, इसके पात्र का आयतन भी पहले 5 लीटर। अब ये कहना चाह रहा है अनंत का मतलब क्या होता है, किसी का मान किसी की तुलना में क्या हो बहुत ज्यादा। यहाँ मैंने पानी 100 लीटर कर दिया और यहाँ भी मैंने पानी कितना कर दिया 100 लीटर, और 100 लीटर क्या होता है अपने आप में अधिकतम होता है, 5 की तुलना में तो अधिकतम ही है। अब देखो आप इस पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो पहले से प्रबल है, इसका तो क्या होगा 100% आयनन हो। लेकिन आज आपने इस के लिए भी आयतन ज्यादा कर दिया, का वियोजन पूर्ण 100% हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया लगातार इसका अनुकरण कर दिया, तो मतलब इसके आयन 100% क्या हो गए अलग अलग। अब बताओ रहे, जब पानी बहुत ज्यादा मिलाया जाता है तो जो वीक होता है वो भी क्या हो जाता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसका मतलब अब दोनों का क्या होगा 100% आयनन हो। अगला पढ़ो, एक दुर्बल अम्ल HA के लिए ओस्टवाल्ड का तनुता नियम वाला समीकरण है, बोलो A बराबर C अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन, बोलो कौन सा फॉर्मूला, A है B है C है या D है, कौन सा आंसर आएगा B। देखो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, बताओ देखिए। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, क्यों, क्योंकि इसका पानी में मिलाने पर आयनन क्या होता है बहुत कम या आंशिक। बताओ देखिए अगला, ये अंतिम क्वेश्चन है अपना, NH4OH का वियोजन किस पे क्या होगा न्यूनतम, कौन सा प्रभाव, समायन प्रभाव। खुद भी क्या है वीक बेस, किसी दुर्बल स्पीसी का प्रबल स्पीसी से बना हुआ लवण, ये NH4OH है, और ये देखो क्या है NH4Cl। एक जब एक दुर्बल स्पीसी समान आयन युक्त क्या मिलाई जाती है प्रबल स्पीसी, तो उसका वियोजन क्या हो जाता है कम। अब बताओ आंसर क्या आएगा H4Cl। बाकी पढ़े।